नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की यह वीडियो सभी वीडियो से बिल्कुल अलग है जो मैंने अब तक अपने YouTube चैनल पर अपलोड की हैं। आज की इस वीडियो में हम किसी क्लास की सामाजिक विज्ञान के किसी अध्याय का अध्ययन नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण के अलंकारों के बारे में। और ये किसी एक क्लास से संबंधित नहीं है, बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस अध्याय में से प्रश्न किए जाते हैं। और साथ ही कक्षा 9, 10, 11, 12 के वे विद्यार्थी जो 8 साइड से अपना अध्ययन करते हैं, उन्हें आवश्यक रूप से अलंकारों का अध्ययन करना होता है। तो दोस्तों, आज की ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए हम शुरू करते हैं अपना अध्ययन हिंदी व्याकरण के अलंकारों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि अलंकारों का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, अलंकार का अर्थ होता है अलंकृत करना, सजाना, सुंदर बनाना। जिस प्रकार शरीर को सुंदर बनाने के लिए कपड़ों की और आभूषणों की आवश्यकता होती है और भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार काव्य को सुंदर बनाने के लिए जिन आयामों का इस्तेमाल किया जाता है, उनमें से एक विधि है अलंकार। दोस्तों, अलंकार को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन इन शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का क्या अर्थ होता है, यहां हम इस बात का अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि हम उन प्रमुख अलंकारों का अध्ययन करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, सीटेट, यूपीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस जैसी परीक्षाओं में अक्सर या सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें अक्सर हमारे सामने एक पंक्ति दे दी जाती है और उससे पूछा जाता है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। जबकि विद्यालय स्तर पर कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 में हमें अलंकारों का उदाहरण देने के लिए कहा जाता है। इसीलिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रस्तुत अलंकार का अर्थ क्या है और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। इसी दिशा में पहला अलंकार है दोस्तों अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, यानी कि जहां कोई वर्ण काखा, गाघा वगैरह एक से अधिक बार इस्तेमाल किया जाता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और यदि हम इसका उदाहरण देखें तो दोस्तों, सामने इसका उदाहरण लिखा है, कूके लगी कोयले कदम बन पर बैठी फेरी। क्योंकि यहाँ का वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, का शब्द वर्ण का बार बार प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा दोस्तों, हम मजाक स्वरूप अक्सर अपने दोस्तों से कहते हैं और एक जुमला बड़ा प्रसिद्ध है कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। यहाँ पर चा वर्ण बार बार इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि जहां किसी वर्ण की आवृत्ति होती है या कोई वर्ण बार बार इस्तेमाल किया जाता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों, अनुप्रास अलंकार के बाद दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार के बारे में हमने देखा था कि जहां कोई वर्ण बार बार आता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है, जबकि यमक अलंकार वहां होता है जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन एक से अधिक बार आने के बावजूद भी उन शब्दों का अलग अलग अर्थ होना चाहिए। यानी कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भी एक से अधिक होता है, वहां यमक अलंकार होता है। और इसका उदाहरण हम देखते हैं दोस्तों कि काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है। एक बार इस घटा शब्द का अर्थ है बादल और दूसरी बार घटा शब्द का अर्थ है कम होना। तो एक ही शब्द जो एक से अधिक बार 2 बार आया है, लेकिन उसका अर्थ जितनी बार आया है उतनी ही बार अलग है, वहां यमक अलंकार होता है। इसके अलावा दोस्तों, एक बड़ा प्रचलित इसका उदाहरण है कि कहे कभी बेनी बेनी व्याल की चुड़ाई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। इस तरीके के उदाहरणों में हम देखते हैं कि कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भी एक से अधिक होता है, वहां यमक अलंकार होता है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला अलंकार। अगला अलंकार जिसकी बात हम करेंगे वह है श्लेष अलंकार। दोस्तों, यमक अलंकार में हमने देखा है कि कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और उसके अर्थ भी एक से अधिक होते हैं,
जबकि श्लेष अलंकार में यह बात होती है कि यहाँ कोई शब्द एक बार आता है लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक होता है। यानी कि कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं दोस्तों कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। यहाँ दूसरी पंक्ति में जो पानी शब्द इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, उसका अर्थ एक से अधिक है, क्योंकि इंसान के लिए, मोती के लिए पानी का अर्थ होता है चमक। हम लोगों को अक्सर कहते हुए सुनते हैं कि यार इस मोती का पानी उतर गया, तो मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक। मानस यानी कि इंसान के लिए इस पानी का अर्थ है इज्जत, और चून यानी कि आटे के लिए पानी का अर्थ है वह तरल पदार्थ जिसकी सहायता से आटे को गूंदा जाता है। तो इस प्रकार जो दूसरी पंक्ति में पानी शब्द आया है उसका अर्थ एक से अधिक है, इसीलिए यहां श्लेष अलंकार है। चलिए दोस्तों एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला अलंकार। अगला अलंकार है दोस्तों उपमा अलंकार। उपमा अलंकार वहां होता है जहां उपमे को उपमान के समान बताया जाता है। अब सवाल यह होता है कि उपमे क्या है और उपमान क्या है। दोस्तों जब हम कविताएं लिखते हैं तो अक्सर हम कविताओं में दो लोगों की तुलना करते हैं। एक तो वह व्यक्ति होता है जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय होता है, और जिससे की जाती है वह उपमान होता है। जैसे हम कहते हैं किसी को कि आज तो तू शाहरुख खान की तरह लग रहा है, यहाँ पर जो उपमेय है वह तू है क्योंकि उसकी तुलना की जा रही है, और उपमान है शाहरुख खान क्योंकि उस व्यक्ति की तुलना शाहरुख खान से की जाती है। तो जहां उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है वहां उपमा अलंकार होता है। और इस अलंकार की पहचान यह होती है दोस्तों कि इसकी पंक्तियों में सा, सी, से, समान जैसे शब्द पाए जाते हैं। इसलिए जहां भी जिन पंक्तियों में भी आप सा देखें, से देखें, सी देखें, समान देखें, वहां आंख बंद करके आप यह विश्वास कर सकते हैं कि यहां उपमा अलंकार है। इसका उदाहरण देखते हैं दोस्तों। उदाहरण लिखा है कि मुख बाल रवि का लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। यहाँ सा ज्वाल सा लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ हम मान सकते हैं कि उपमा अलंकार है। यह कहा गया है कि जब छोटे से हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था तो उनका मुख ज्वाला की तरह प्रतीत होने लगा, ज्वाला के जैसा दिखाई देने लगा, इसीलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। चलिए दोस्तों अपने अध्ययन के क्रम में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला अलंकार। दोस्तों अगला जो अलंकार है वह है रूपक अलंकार। हमने अभी उपमा अलंकार के बारे में देखा था कि जहां उपमेय को उपमान के समान बताया जाए वहां उपमा अलंकार होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जहां उपमेय में उपमान का अवैध आरोपित कर दिया जाता है। यानी कि उपमेय और उपमान के बीच का जो अंतर होता है वहां उपमेय रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हम किसी को कहते हैं कि भाई आज तो तू शाहरुख खान लग रहा है। जब हम कहते हैं कि आज तो तू शाहरुख खान लग रहा है तो हम यह नहीं कहते कि तू शाहरुख खान के जैसा लग रहा है। जब हम किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की तुलना दूसरी व्यक्ति से ना करके बिल्कुल उसको वही मान लेते हैं तो वहां रूपक अलंकार होता है। और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा है मैं तो ले हूं चंद खिलौनों। श्री कृष्ण जब अपनी माता यशोदा के साथ खेल रहे थे तो उन्होंने आसमान में चांद को देखा तो उन्होंने कहा कि मुझे तो चांद खिलौना चाहिए। यहाँ चांद जैसे खिलौने की बात नहीं की गई है। अगर चांद जैसे खिलौने की बात की जाती तो यहाँ सीधे तौर पर उपमा अलंकार होता, लेकिन यहाँ कहा गया है कि मुझे तो चांद खिलौना ही चाहिए, इसीलिए यहाँ जो चांद है और चांद जैसा है उसका अंतर खत्म हो गया है, बल्कि सीधे चांद की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ रूपक अलंकार है। दोस्तों इसके बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे आय महन बसंत। इस तरीके के उदाहरणों में उपमेय और उपमान का भेद खत्म हो जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। चलिए दोस्तों अपने अलंकारों के अध्ययन के क्रम में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों जहां उपमेय की उपमान में संभावना पाई जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी विशेषता यह होती है कि इसमें कहो, जानो, मानो, कहूं, जनू, मनु जैसे शब्द पाए जाते हैं। तो जहां कहीं भी आप इस तरीके के शब्दों को देखें वहां आंख बंद करके आप यह विश्वास कर सकते हैं कि यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि कैसे इसके उदाहरण होते हैं।
दोस्तों इसका उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। क्योंकि यहाँ पर मानो शब्द आया है इसीलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन को अभिमन्यु के युद्ध वध की सूचना मिली तब उसका शरीर गुस्से से इस तरीके से कांपने लगा कि एक सोया हुआ सागर लहरें ले रहा है। इस प्रकार यहाँ मानो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोस्तों इसके बाद है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार वहां पाया जाता है जहां किसी निर्जीव वस्तु का वर्णन इस प्रकार किया जाए कि वह सजीव लगे, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं दोस्तों कि कभी अचानक भूतों का सा प्रकटा विकट महाआकार, कड़क कड़क जब हंसते हम तब थर्रा उठता है संसार। दोस्तों ये पंक्तियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बादल नाम की कविता से ली गई हैं। इसमें बादल अपना वर्णन राक्षस के रूप में कर रहे हैं, इस प्रकार कर रहे हैं कि जैसे वे सजीव राक्षस के रूप में दिखाई देते हैं, इसीलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जहां कहीं भी निर्जीव वस्तुओं का वर्णन इस प्रकार से किया जाए कि वे सजीव लगे, वहां मानवीकरण अलंकार है। चलिए दोस्तों एक कदम और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं अगला अलंकार, और अगला अलंकार है विरोधाभास अलंकार। दोस्तों कई बार यह होता है कि दो विपरीत गुणों को एक साथ रख दिया जाता है, वहां विरोधाभास अलंकार पाया जाता है। विरोधाभास का मतलब दो अलग अलग गुणों को एक साथ रख देना। इसका उदाहरण हम देखते हैं दोस्तों कि जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। हम जानते हैं कि श्याम यानी कि श्री कृष्ण का रंग काला था, लेकिन कवि कहता है कि जैसे जैसे हम शाम के काले रंग में डूबते हैं वैसे वैसे और निखर जाते हैं और ज्यादा उज्जवल हो जाते हैं। तो यहाँ श्याम यानी कि काला और उज्जवल सफेद दो विपरीत गुणों को एक साथ रखा गया है, इसीलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। इसके अलावा इसका एक उदाहरण हम इस रूप में भी देखते हैं कि जितना उड़ेलता हूं भर भर आता है। मतलब कि मैं जितना डालता हूं वह भरता नहीं है, बल्कि उसमें और ज्यादा समाहित होने की जगह बन जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों विरोधाभास अलंकार में दो विपरीत गुणों को एक साथ रखा जाता है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की। काव्य का यह मजा है दोस्तों कि वहां पर किसी भी बात को हम कितना भी बड़ा चढ़ाकर कह सकते हैं, और जहां किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति का मतलब किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। उदाहरण के लिए, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। की यात्रा के क्रम में महाराणा प्रताप के सामने एक अथाह नदी पड़ी और राणा ने वो सोच ही रहे थे कि इस नदी को कैसे पार किया जाए, तब तक उनका जो घोड़ा था चेतक वो फटाक से छलांग लगाकर नदी के दूसरी ओर उतर गया। तो यहाँ पर क्योंकि बात को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। इसका एक और उदाहरण दोस्तों मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जैसे हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगड़ी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी कि हनुमान जी की आग जो पूंछ को जलाने का प्रयास किया जा रहा था रावण के दरबार में, तो उनकी पूंछ तो आग भी नहीं पकड़ पाई थी, तब तक पूरी लंका ही जलकर खाक हो गई थी। क्योंकि यहाँ पर बात को बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अंतिम अध्ययन करेंगे अन्योक्ति अलंकार का। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई बात कहनी होती है और वो बात ना कहकर हम किसी दूसरी बात का प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे वही हमारा अर्थ निकलता है जो हम कहना चाहते हैं। वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। मतलब बात को सीधे ना कहकर किसी अन्य प्रतीक के माध्यम से कहा जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे जिन दिन देखी वे कुसुम, गई सु बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। दोस्तों 18वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा था, तो कुछ दरबारी इस उम्मीद में थे कि अभी मुगल बादशाह फिर से ताकतवर होगा और उनके पुराने दिन लौट आएंगे। लेकिन यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहा है भंवरे का उदाहरण बनाकर कि वो दिन बीत गए जब इस कली पर गुलाब खिलते थे, आप रस चूसते थे। अब तो यहाँ सिर्फ कांटों के अलावा और कुछ नहीं रह गया। मतलब यह है कि कवि भंवरे के माध्यम से यह बताना चाहता है कि उन्हें भी अपनी जीविका अर्जन करने के लिए कोई रास्ता अपना लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों भारतीय संस्कृति में पत्नी द्वारा पति
पति का नाम लेना गलत माना जाता है। इसीलिए पत्नियां अक्सर अपने पति का नाम ना लेकर बच्चों के नाम के माध्यम से अपने पति को संबोधित करते हैं। उदाहरण के लिए मनोज के पापा सुनो, यहाँ मनोज के पापा का अर्थ सीधे रूप में पति के लिए किया गया है, लेकिन फिर भी इससे अर्थ वही निकलता है जो हम कहना चाहते हैं। तो यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि अन्योक्ति अलंकार वहां होता है जहां हमें कोई बात कहनी होती है, वह ना कहकर कोई दूसरी बात की जाए और इससे वही अर्थ निकले जो हम कहना चाहते हैं, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने अध्ययन किया हिंदी व्याकरण के अलंकारों का। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मेरे इस चैनल को शेयर करें ताकि उन तक भी यह मदद पहुंच सके जो इस मदद को प्राप्त करने के हकदार हैं। और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।